हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2021 की रिवीजन सीरीज का आखिरी टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। आपका मेंटर, आपका भाई, आपका दोस्त संदीप कानोडिया। जो कहा वो आपको करके दिखाया। मैंने कहा था आपको कि जेईई मेन स्टार्ट होने से पहले तक मैं आपको पूरा केमिस्ट्री रिवाइज करा के दूंगा। यह मैंने प्रॉमिस किया था आपसे और मैंने अपना वादा निभाया। किन हालातों में, किन परिस्थितियों में, कैसे भी करके कुछ भी किया हो, पर आपके सामने आपकी रिवीजन सीरीज कंप्लीट है। और मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं कि दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। ये सबके लिए है ही नहीं। मेरा डेडिकेशन उस एक इंसान के लिए है जिसको मुझ पर भरोसा है। तो आज जो इमोशनल मोमेंट इस सीरीज को खत्म करने का मेरे लिए है, वो इमोशनल मोमेंट उस शख्स के लिए भी होगा जो मुझे रेस्पेक्ट से देखता है और मैं उसे रेस्पेक्ट से देखता हूं। भले ही मैं उसके सामने नहीं हूं या वो मेरे सामने नहीं है, पर वो शख्स जो है उसके लिए मेरे दिल से रेस्पेक्ट है, मेरे मन में उसके लिए पूरी रेस्पेक्ट है। आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, आप लोगों की जो बातें हैं, आपके जो फोन आते हैं, बातचीत जो आपसे होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, वही सुकून होता है। मेरे एंड पे मैंने कोशिश की कि सारा का सारा ऐसा कुछ भी मैं ना करूं जिससे कि किसी भी बच्चे के मन में ऐसा आए कि ये आदमी जो है ये कर रहा है तो क्या बड़ी बात हो गई। पैसा कमाने के लिए सभी करते हैं। 1 रुपये का मैंने ना कभी सोचा कि मुझे इस YouTube चैनल से कमाना है, ना मैं कभी सोचूंगा कि मुझे इस YouTube चैनल से कमाना है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने बनाया हुआ है कि जो लोग मुझ पर भरोसा कर ले, एक बार उनका भरोसा ना टूटे। और उनको मैं मेरे अंदर जो मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ करके समुद्र जो भरा पड़ा था किताबों का, मैं एक दिन कह भी रहा था आपको कि समुद्र भरा पड़ा है किताबों का। कहां से कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन सी थ्योरी छांट के लिए आपके लिए लाई जाती है यार। कौन सा पीपीटी यहाँ पे, कौन सा पेज पढ़ाना है, कौन सा नहीं पढ़ाना है, कौन सा पढ़ाना है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर कौन सा नहीं पढ़ाना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये छांटने के बाद आपके सामने लाया जाता है। दूध को गर्म करने के बाद जो मलाई आती है वो आपके सामने रखी जाती है यार। इसके पीछे एक 30 मिनट के वीडियो के पीछे जो मेहनत है, वो मेहनत आप सोच भी नहीं सकते। और मेरी नहीं, रेस्पेक्ट योर ऑल टीचर्स जो आपके लिए पढ़ा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आपको अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, कैसे भी पढ़ा रहे हैं। रेस्पेक्ट करिए यार उनका रेस्पेक्ट करिए। उनको आप कुछ भी कहने से पहले एक बार यह सोच लीजिए कि अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा। वो आपका भविष्य संवारने के लिए डेडिकेटेड है। आप अपना भविष्य संवारने के लिए डेडिकेटेड हो जाओ ना यार। आप उनको रेस्पेक्ट की नजरों से देखना शुरू कर दो, अपने आप को रेस्पेक्ट की नजरों से देखना शुरू कर दोगे उसके बाद कि ये आदमी अगर मुझे पढ़ा रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा यार। ये चिल्ला क्यों रहा है, मेरे लिए चिल्ला रहा है यार। तो अगर ये मेरे लिए चिल्ला रहा है इतना, तो मैं उस चीज को गेन क्यों नहीं कर रहा। किसमें कमी है। जिस दिन, आज तुमको बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे रहा हूं मैं तुमको, जिस दिन कोई भी चीज आपके अनुसार नहीं हुई, उसका दोष दूसरों को देने की बजाय आप खुद को देना शुरू कर देंगे कि ये चीज ऐसे हुई, इसमें कमी मेरी रही होगी कुछ ना कुछ। उस दिन आप सफलता के पथ पर चल पड़ोगे बेटा। अभी गोल गोल घूम रहे हो, आपको पता नहीं है सफलता कौन सी है। जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है आप कह देते हो ये तो मास्टर था ऐसा। आप कह देते हो मम्मी आपने एसी नहीं लगा करके दिया, पिता। कमियां दूसरों में ही है क्या आप में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती। अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए। जब मेरे सामने कोई बच्चा आता है, वो कहता है कि सर ये चीज ऐसे थी और आई थिंक ये शायद गलत हो गई, तो मैं स्वीकार करता हूं। भले ही मैंने गलत नहीं लिखाया, बच्चे ने गलत लिख लिया, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं कि हो सकता है यार मुझसे गलत लिखाया गया होगा, क्या हो गया यार। और मैं कोशिश करता हूं फिर अगली बार से ये भी कोशिश करता हूं कि मुझसे गलत ना लिखा जाए, और ये भी कोशिश करता हूं कि कोई बच्चा गलत ना लिख ले। मैं बार बार पूछता हूं बच्चों से कि बेटा तुमने ढंग से नोट किया है ना, क्या इस चीज को यही नोट किया है। जहां कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है वहां पे मैं पूछ लेता हूं। मेहनत करिए अपनी लगन से, पूरे धैर्य से। कल से आपके जेईई मेन स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह के पार्ट हम आगे भी चलाते रहेंगे। आगे आने वाले सालों तक जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना डेडिकेटेडली दूसरों के लिए करता रहूंगा।
आप भी डेडिकेटेडली दूसरों का सहयोग करें। इसी डेडिकेशन से ये दुनिया और हमारे साथ के जो लोग हैं वो आगे बढ़ेगी यार। वो गाना है ना कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, है ना, प्रेम की नदियां बहाते चलो। तो एक लाइट कैंडल जो होती है उससे हजारों कैंडल जलाई जा सकती हैं। वो कैंडल बनो एक कैंडल जिससे हजारों मोमबत्तियां, हजारों कैंडल्स जलाई जाएंगी यार। यस, यू आर दैट कैंडल। तुम्हें वो बनना है। हजारों का भविष्य तुम्हें संवारना है। मेहनत करो, लगे रहो। आइए शुरू करते हैं हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। हाँ जी, आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, और इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो याद करने वाली हैं। धीरे धीरे करके हम एक एक को समझेंगे। एनाल्जेसिक ड्रग जो होता है, एनाल्जेसिक क्या काम करता है? एनाल्जेसिक ये उसका काम है। डिस्क्रिप्शन: डिक्रीज द पेन विदाउट कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस। आपको किसी प्रकार की ऐसे बेहोशी, नींद नहीं महसूस होगी। अनकॉन्शियसनेस करे बिना ये दर्द निवारक होते हैं बेटा। दीज आर ऑल्सो नोन एज पेन किलर्स। ठीक है, एस्पिरिन, अनाल्जिन और सेरिडोन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स या एंटी डिप्रेसेंट, दीज आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीजेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इक्वेनिल, कार्पोज, टोफ्रेनिल, बार्बिट्यूरिक एसिड, कोकिन और इप्रोनाइजाइड्स, ये जो होते हैं ये इनके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। उसके बाद एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं लिविंग टिश्यूज पर, जो आपके बॉडी पर लिविंग टिश्यूज पर जो ऑन लिविंग टिश्यूज टू किल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। डिटोल, सेवलोन, एक्रीफ्लेविन, ये सब एंटीसेप्टिक्स के एग्जांपल है। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? सरफेस फ्लोर पर क्लीन करने के काम में लिया जाता है इनको। डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग टिश्यूज पर इनको अप्लाई नहीं किया जाता, हानिकारक हो सकते हैं, जैसे फिनोल हो गया। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर यूज्ड टू आइदर किल बैक्टीरिया और टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए या उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंटी माइक्रोबियल। साल्वेसन, प्रोंटोसिल, सल्फेनिलमाइड, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स, ये सब जो होती हैं ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में आती हैं। सीधे सीधे नाम पूछ लिया जाता है। आगे चलें अगर, तो उसके बाद है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स क्या करती हैं? टेम्परेचर को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। एंटीपायरेटिक्स, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है, उस बुखार को कंट्रोल करने के लिए एंटीपायरेटिक्स काम में लिया जाता है। एंटीपायरेटिक्स में जैसे पैरासीटामोल हो गया, एनाल्जिन हो गया, नोवाल्जिन हो गया, ये सब एंटीपायरेटिक्स हैं। उसके बाद अगर आगे बात करें तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, फर्टिलिटी या रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन वुमेन बाय कंट्रोलिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन। इसको रोक करके आप रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं अगर, तो उसे कहा, वो जो ड्रग्स आप काम में लेते हैं उसे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। नोरेथिंड्रोन और मेस्ट्रानोल जो ड्रग्स हैं वो काम में ली जाती हैं इसके लिए। एंटासिड्स क्या होते हैं? एसिडिटी जो हो जाती है उसे कंट्रोल करने के काम में लिया जाता है एसिडिटी को। और मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो मेनली एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनो हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मतलब हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल, ताकि वो एक्सेस एसिड के साथ रिएक्शन कर ले और उसको हटा सके, एंटासिड्स। उसके बाद एंटीबायोटिक्स वो बैक्टीरिया, फंजाई, इनको कंट्रोल करने के काम में आते हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, ये सब। एंटीहिस्टामिन, हिस्टामिन को कंट्रोल करने के काम में आता है एंटीहिस्टामिन हो गया ब्रोमफेनिरामिन और टरफेनाडीन जो होता है वो एंटीहिस्टामिन होता है। ये नाम थोड़े विचित्र जरूर हैं लेकिन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अगर आगे अपन पढ़ें तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स 4 प्रकार के मेनली हैं। सेकेरिन का बनना तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। पहला एस्पार्टेम,
एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एनालिन मिथाइल एस्टर पार्ट से जुड़ करके बनता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो होता है वो 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है नॉर्मल शुगर से। शुगर वाले जिनके शुगर है उनका भी तो कभी कभी रसगुल्ला खाने का मन करता है, तो उनके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर की वहां जहां 10 चम्मच चीनी डालनी पड़ रही थी वहां 1 चम्मच से काम हो जाएगा। इसलिए है ना, ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, केमिकल होता है, दिस इज नॉट नेचुरल। सेकेरिन जो होता है वो 550 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है। सुक्रेलोज जो होता है वो 600 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है। और सबसे ज्यादा स्वीट होता है एलिटेम जो 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है नॉर्मल शुगर से। फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में जैसे अचार बनाते हो घर में, नमक का इस्तेमाल करते हो आप, वेजिटेबल ऑयल उसमें डाला जाता है, शुगर डाला जाता है, सोडियम बेंजोएट, ये सब जो होते हैं वो लंबे समय तक फूड को सुरक्षित रखने के काम में लिए जाते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। सोप्स की, साबुन की अगर बात करें तो सोडियम और पोटेशियम के जो स्टेरेट्स होते हैं उन्हें साबुन कहा जाता है। फैटी एसिड्स, लंबे लंबे हाइड्रोकार्बन्स वाले फैटी एसिड्स, इनका NaOH के साथ रिएक्शन, NaOH या KOH के साथ हाइड्रोलिसिस करा करके और आप जो इस प्रकार के जो सोल्ट बनाते हैं सोडियम या पोटेशियम के, उन्हें हम सोडियम सोप्स कहा जाता है, सोडियम स्टेरेट या फिर पोटेशियम स्टेरेट, दे आर सोप्स। सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता क्योंकि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ऐसा सोल्ट बना लेता है जो फिर डिजोल्व नहीं होता, वो इनसोल्यूबल हो जाता है। क्लियर? तो उसमें सोप जो है वो रिएक्शन नहीं कर पाता, आप मान लो कि इनएक्टिव हो जाता है सोप। ठीक है, तो सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता, लेकिन जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में काम करता है। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, दीज कैन वर्क विद हार्ड वाटर। अनाइनिक डिटर्जेंट, ये अनाइनिक डिटर्जेंट है। अगर अनाइनिक डिटर्जेंट के बारे में आप देखेंगे तो दीज आर द अनाइनिक डिटर्जेंट्स। ल्यूरल अल्कोहल H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है, फिर NaOH के साथ रिएक्शन करके जो सोडियम के, ये जो आपके सल्फेट के सोल्ट जो बनते हैं इन्हें हम अनाइनिक डिटर्जेंट कहते हैं। कटाइनिक डिटर्जेंट की अगर आप बात करें तो अमोनियम के जो सोल्ट्स हैं वो कटाइनिक डिटर्जेंट कहलाते हैं। और इसी प्रकार से न्यूट्रल रिएजेंट जिस पर, न्यूट्रल डिटर्जेंट जिस पर किसी प्रकार का चार्ज उपस्थित नहीं होता वो न्यूट्रल डिटर्जेंट कहलाते हैं। क्लियर? याद रखेंगे आप सीधे सीधे। प्रश्नों की तरफ बढ़े चले हैं हम। पहला प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल एंटीबायोटिक? यस, ओफ्लोक्सासिन। ओफ्लोक्सासिन इतना तो हम जनरल यूज में लेते हैं यार, इतने डॉक्टर तो हम सारे ही हैं कि अगर ये दवाई हो गई, मान लो कि इन्फेक्शन हो गया तो क्या लेना है, कैसे कौन सी दवाई लेना है। तो ओफ्लोक्सासिन जो होता है वो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहले प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 ओफ्लोक्सासिन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट विल लीव बिहाइंड ऑन अ मेटल ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग? केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो, जो आपके नेटिव मेटल्स होते हैं। कौन कौन से नेटिव मेटल हैं? Ag, Au, Pt, ये सब, AHG, ये सब, ये कभी ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड नहीं बनाते, ये जरा सा हीट करने पर ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं और मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नाइट्रेट को आप, AgNO3 को अगर आप हीट करोगे तो यहां से Ag2O प्लस NO2 बनेगा और बाद में ये Ag2O से ऑक्सीजन अलग होकर के मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान रखेंगे, मेटल, नेटिव मेटल के जो नाइट्रेट्स होते हैं ऑक्सीजन उनके साथ चिपकता नहीं है, नेटिव मेटल कहलाते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मेटल बच जाएगा, मेटल नाइट्रेट को इसको हीट करोगे तो Ag बच जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए। अगला प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है कि कह रहा है कि इंसुलिन प्रोडक्शन एंड इट्स एक्शन इन द ह्यूमन बॉडी आर रिस्पांसिबल फॉर द लेवल ऑफ डायबिटीज। द कंपाउंड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है बेटा, जिसके डिसऑर्डर के कारण, एक हार्मोन है जिसके डिसऑर्डर के कारण डायबिटीज होता है। तो इंसुलिन इज अ हार्मोन जिसके डिसऑर्डर के कारण, जिसके लेवल के डिसऑर्डर के कारण आपको आपको क्यों, मतलब डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइफ इन द सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री में अगर आप ग्लिसरॉल को अलग करना चाहते हो
तो डिस्टिलेशन करेंगे आप, नो डाउट डिस्टिलेशन करेंगे, लेकिन इसका क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उस टेम्परेचर पर ये ब्रेक हो जाता है बेटा, टूट जाता है। हमें तो ग्लिसरॉल अलग चाहिए लेकिन ये तो टूट गया, तो उसको टूटने से बचाने के लिए हम प्रेशर को जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस्ड प्रेशर की कंडीशन में किया जाता है डिस्टिलेशन। द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सूटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई इन द सोप इंडस्ट्री इज डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ग्लिसरॉल का जो होता है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इस प्रेशर टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो जाता है। तो ये डिकम्पोज ना हो इसके लिए रिड्यूस्ड प्रेशर बाय अप्लाइंग वैक्यूम विच डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट घटा देता है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ग्लिसरॉल, एंड दस ये टूटता नहीं है। क्लियर? देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। आइए अगला प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स रिड्यूस्ड फीवर पायरेटिक बताया था मैंने, एंटीपायरेटिक जो होता है जैसे पैरासीटामोल हो गया, ये सब फीवर को कम करने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर देखते हैं क्या आता है, आइए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनायनिक डिटर्जेंट। मैंने कहा था सल्फेट वाले जो होते हैं वो अनायनिक होते हैं, ध्यान रखना, सल्फेट वाले जो होते हैं वो अनायनिक होते हैं, अनायनिक डिटर्जेंट होते हैं। सल्फेट वाले जो होते हैं वो अनायनिक डिटर्जेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। तो अगला क्वेश्चन मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर रखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटासिड। एंटासिड कौन नहीं है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिमेंटिडिन, फेनल्जीन, रेनिटिडीन। मेरे भाई फेनल्जीन जो होता है इसको एंटी डिप्रेसेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये जो होता है फेनल्जीन एंटी डिप्रेसेंट की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एंटासिड की तरह प्रयोग में नहीं लिया जाता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरी स्क्रीन पर आया है कुछ इस प्रकार से, एस्पिरिन इज नोन एज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड जो होता है उसे हम एस्पिरिन कहते हैं। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड से मिलकर के बना है, ऐसे एस्पिरिन इज नोन एज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न मेरी स्क्रीन पर मेरे सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 9। रेगुलर यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइज इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सोइल। मेरे भाई सल्फेट जो होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया, सुपर फोस्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो होता है ना, अमोनियम सल्फेट ये वीक बेस, और अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सोल्ट है। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर pH जो होगा वो घट जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो अमोनियम सल्फेट प्रयोग में लिया जाता है। ये हेल्प करता है मिट्टी की, सोइल की एसिडिटी बढ़ाने में हेल्प करता है अमोनियम सल्फेट। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, इस सीरीज का भी अंतिम प्रश्न और इस एपिसोड का भी अंतिम प्रश्न। बड़ा इमोशनल मोमेंट है यार, आइए देखते हैं। अंतिम प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन विल जनरेट आइसोटोप। न्यूट्रॉन पार्टिकल एमिशन जो होता है, न्यूट्रॉन पार्टिकल एमिशन जो होता है वो आइसोटोप जनरेट करने के काम आता है। न्यूट्रॉन पार्टिकल एमिशन जो होता है वो आइसोटोप जनरेट करने के काम आता है। इसी के साथ हमारा सीरीज भी खत्म हो गया है और आपका जेईई मेन, कल से आपके जेईई मेन स्टार्ट हो रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। हम इस तरह के प्रयास आगे भी करते रहेंगे। आपका तो उम्मीद है कि जेईई मेन इससे निकल जाएगा, जेईई एडवांस भी आपका अच्छे से निकल जाएगा। कोई नीट वाला बच्चा है तो उसका नीट आसानी से निकल जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप जब सक्सेस होकर के चले जाएं, आप जाएं कहीं भी और आपके जूनियर आपसे राय लें कि भैया बताइए मैं क्या करूं, तो आपसे बस इतना सा निवेदन है कि आपके जो जूनियर हैं आप उनको जरूर सजेस्ट करें कि एक वो चैनल है इस तरह से केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री अडेप्ट, आप एक बार उसको मतलब अपना रेफरेंस दे देना यार, ठीक है। चलिए, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर आरंभ का एक अंत होता है, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे कुछ भी हो, अंत सुखद होगा
या सुखद नहीं होगा वो आपके डेडिकेशन पर निर्भर करता है। जिस दिन मैंने ये सीरीज शुरू किया था उस दिन मुझे पता नहीं था कि मैं अंत तक जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मन में डेडिकेशन ये था कि जरूर जाऊंगा, तो मैं चला गया बेटा। सुखद तरीके से मैं लास्ट तक पहुंचा। तो ये जो बीच का सफर है ये तुम्हें तय करना पड़ता है। परिस्थितियां विषम सभी के साथ आती हैं, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में भी आप ये सोचते हो कि मेरे सामने मेरा लक्ष्य है और मुझे उस तक पहुंचना है, nobody can stop me, then you will get your success in life. Thank you so much.